Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 25th of June 2020. So let's start with the Economic Times news analysis. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Beijing seeks clarity on import stuck due to 100% inspection. आज के फ्रंट पेज में द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस एक चाइनीज़ जो इंपोर्ट को जो स्टक हुआ है हमारे को पोर्ट पे उस न्यूज़ को कवर किया। तो 2-3 न्यूज़ इसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड हैं, तो मैंने इनको कोलैबोरेट कर दिया है, एक में कंपाइल करके एक ही बार में डिस्कस करेंगे। हालांकि हर न्यूज़ को डिस्कस करेंगे बट एक ही आर्टिकल के अंडर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। बीजिंग सीक्स क्लैरिटी ऑन इम्पोर्ट स्टक ड्यू टू 100% इंस्पेक्शन। रिसेंटली हमने देखा चाइना, कोलकाता और मुंबई के एयरपोर्ट्स में जो चाइना से आने वाला कंसाइनमेंट है उसको अथॉरिटीज़ ने एम्बार्को कर दिया है, रोक दिया है विद द रीज़न फॉर 100% फिजिकल एग्जामिनेशन। हम इसको कल से डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर दैट अ वन कंट्री कैन इम्पोज ऑन अनदर कंट्री। तो इंडिया ने अपने जो बॉर्डर हॉस्टिलिटी बढ़ रही है चाइना और इंडिया के बीच में, जो कंटिन्यूसली टॉक्स फेल हो रहे हैं, जो हाई कमिश्नर पे लेवल पे जो टॉक्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे जो टॉक्स हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो उसी बीच में इंडिया भी अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को चाइनीज़ फर्म्स में कम करना चाह रहा है। तो कई तरह के मेजर्स लिए गए हैं जो हम कंटिन्यूसली पिछले लास्ट वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कल हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि चाइना के कंसाइनमेंट को, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर जो कंसाइनमेंट आया था, और एक ही क्यों 2-3 और कंसाइनमेंट को पोर्ट नहीं दिया गया, और पोर्ट देने के बाद में पोर्ट पर रोक लिया गया है विद द रीज़न फॉर 100% फिजिकल एग्जामिनेशंस। पोर्ट अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि उनको ऑर्डर है कि वो जो भी चाइना से कंसाइनमेंट आएगा उसका 100% फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही उनको डीलोडिंग करने की परमिशन देंगे। गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से बहुत सारे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप्स हैं, उन्होंने कंप्लेन करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग दिस स्टेप। उनकी कंप्लेन के अलावा कल चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से भी इस चीज़ पर एक्सप्लेनेशन मांगा दैट वाई द चाइनीज़ कंसाइनमेंट हैज़ बीन स्टक ऑन दिल्ली, on Mumbai, Kolkata and Chennai airport, and why there has been 100% examination। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के इस मूव की वजह से चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर फेसिंग द सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट और उनको नुकसान हो रहा है। तो बीजिंग ने कल इंडियन गवर्नमेंट से इस बात पर क्लैरिटी मांगी है। चाइना के अलावा जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग दैट इस फिज़िकल एग्जामिनेशन जो आप कर रहे हैं, जो हर एक प्रोडक्ट का 100% फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इससे इंडस्ट्री में एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगा जिसका कंपनीज़ पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इस टफ सिचुएशन में, टफ टाइम में, क्योंकि ये ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री एंड द कंपनीज आर फेसिंग टफ टाइम, और इसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो रीओपन हुई हैं, अपना प्रोडक्शन चालू किया है, स्टार्ट किया है। उसके इमीडिएटली बाद अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे उनके प्रोडक्ट्स पर, उनके कंसाइनमेंट में, तो ये कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत निगेटिव डेवलपमेंट होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ फर्म्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी बाहर कर दिया है इन ऑर्डर टू कट द डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के भी कंटिन्यूसली अलर्ट आ रहे हैं साइबर अटैक को लेकर के, स्पेशली आईटी फ्रेमवर्क पे और हमारा जो ग्रिड सिस्टम है उस पर। तो उन सारे इंटेलिजेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 100% मैनुअल एग्जामिनेशन को यूज़ कर रही है फॉर ऑल दो शिपमेंट दैट आर कमिंग फ्रॉम चाइना। और जो ये 100% एग्जामिनेशन का क्लॉज लगा है, ये स्पेशली अफेक्ट कर रहा है आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स को, इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स की जो कंपनीज हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जस्ट लाइक फिक्की, हैंडसेट लॉबी, ICEA एंड मैट, ये सब कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से टॉक में है, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री की। इस तरह का जो एम्बार्को लगाया गया है, जो इस तरह का जो क्लॉज लगाया गया है 100% एग्जामिनेशन का, इससे इनके प्रोडक्ट भी डैमेज होंगे, कंसाइनमेंट में डिले भी होगा, और इसकी वजह से
इनके सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होगा, जो कि इवेंचुअली इंडियन कंपनीज़ को ही, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनको अफेक्ट करेगा इस कोविड-19 के टफ टाइम में भी। जो कि कंपनी अभी रिसेंटली ओपन हुई, तो गवर्नमेंट को कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह के एम्बार्गो लगा करके उनके कंसाइनमेंट में उनके रॉ मटेरियल को रोकना चाहिए। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कहना है, एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स, मिशन क्रिटिकल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना कुड बी डैमेज एंड मेकिंग थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। इसी न्यूज़ में एक और न्यूज़ है, एक और आर्टिकल मैंने कवर किया है, दैट ऑल चाइनीज कार्गो बीइंग चेक्ड फॉलोइंग नेशन वाइड रिस्क अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में जो साइबर अटैक हुआ था, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक, उससे फियर से इंडियन गवर्नमेंट अभी से ही प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है। कुछ लोग इस गवर्नमेंट के इस 100% फिजिकल एग्जामिनेशन के का जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है उसके साइड में है, और स्पेशली जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज कर रही हैं। और चूंकि साइबर अटैक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर रिस्क है, इसलिए जो हमारे स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स, आईटी सिस्टम बेस्ड जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, उन पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऐसा कहा गया था एनालिसिस में, रिसर्च में, कि वो सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर चाइनीज़ इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, चाइनीज़ पार्ट यूज़ हुए हैं, वो ज़्यादा रिस्क इन्हांस कैटेगरी में आते हैं। उन पे साइबर अटैक का रिस्क ज़्यादा है कंपैरिजन टू दोज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द यूज़ ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट इज़ लेस, एंड दैट इज़ वाई ऑल द शिपमेंट्स फ्रॉम चाइना आर बीइंग फिजिकली चेक्ड एट अ पोर्ट एंड एयरपोर्ट एज वेल। हालांकि एक्सपोर्टर्स जो हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो इस गवर्नमेंट के इस मूव से हैप्पी नहीं है। हालांकि इंडिया में चल रहा है एंटी चाइना सेंटीमेंट, बट चूँकि हमारा बहुत सारा जो इंडस्ट्री है, जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो चाइना से आने वाले पार्ट एंड पार्सल और बाई प्रोडक्ट्स पर या रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, या चाइनीज़ इनपुट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर वो चाइनीज़ इनपुट्स नहीं आएंगे या इस तरह के उन पे एम्बार्गो लगा जाएंगे, तो इसका सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगा। इवन कुछ एक्सपोर्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि दे आर ऑल्सो फेसिंग द रिटेलिएटरी एक्शंस इन हांगकॉन्ग, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 100% फिजिकल चेकिंग का क्लॉज लिया है, यही क्लॉज उनको अब उनके एक्सपोर्ट को चाइना भी लगा रहा है। चाइना में भी उनके एक्सपोर्ट को रोका जा रहा है, उनके शिपमेंट को रोका जा रहा है, इन ऑर्डर टू रिटेलिएट द इंडियन गवर्नमेंट मूव, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो चाइना में जा रहा है वो भी अफेक्ट होगा। ऑल पोर्ट्स इंक्लूडिंग मुंबई, कोलकाता एंड नाहा शेवा, ऑल आर बीइंग यूज दिस फिजिकल चेकिंग clause. Chennai was the first port to start with the physical examination or the physical inspection of all Chinese import item. तो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की है, जो अदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह के एम्बार्गो ना लगाए जाएं, जिससे कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना आए इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, और उनके खुद के एक्सपोर्टर्स को जो सेम इंस्पेक्शन फेस करना पड़ रहा है हांगकांग में, वो भी ना फेस करना पड़े। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि उसकी डिपेंडेंस जो है, उसके मार्केट की डिपेंडेंस चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कम हो जाए, तो इस तरह के मेजर्स लेना बहुत लाजमी है। बट अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो हो सकता है इससे बहुत जगह से अपोजिशन भी मिलेगा इंडस्ट्री से, इवन चाइना की गवर्नमेंट खुद भी इस तरह के एम्बार्गो या इस तरह के क्लॉजेस लगाएगी इंडियन एक्सपोर्ट पर। तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि रादर देन गोइंग फॉर फिजिकल चेकिंग, गवर्नमेंट शुड यूज एक्स-रेज एंड डॉग स्क्वाड टू do the inspection of consignment rather than physically checking each and every item. और एक और मेजर लिया जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट, बेसिकली जो एक्सपोर्ट ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स से आ रहा है, चाइना के जो इकोनॉमिक ऑपरेटर्स जो ऑथराइज्ड हैं, जो वो कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, उस कंसाइनमेंट को 100% फिजिकल जो चेकिंग का क्लॉज है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो इस तरह के सॉल्यूशंस इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सप्लाई चेन, so that companies can operate and produce स्मूथली। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह के मूव को कंटिन्यू रखा, तो बेसिकली जो यूएस और जापानीज़ इन्वेस्टर जो कि रिलोकेट करना चाह रहे हैं चाइना से इंडिया में, अब उनको अपने इस इन्वेस्टमेंट थॉट को दोबारा से सेकंड थॉट देना पड़ेगा या दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह के एम्बार्गो उनके खुद के कंसाइनमेंट पर लगेगा तो उनके लिए प्रॉपर सप्लाई चेन स्मूथली फंक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में रिलोकेट करने का इंटरेस्ट शो
शो किया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया था. नाउ ऑल दोज इन्वेस्टर्स आर वरिंग अबाउट द इंडियाज 100% चेकिंग क्लॉज. और जो मेजर इंडस्ट्री जो अफेक्ट होंगी इंडिया के इस 100% फिजिकल एग्जामिनेशन क्लॉज से, वो होंगी फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी फर्म्स. तो ये सेगमेंट जो है इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ये 100% फिजिकल एग्जामिनेशन क्लॉज. तो कई सारे अदर ऑप्शंस भी अदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्रपोज कर रहे हैं. अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या डिसीजन लेती है. Now look at into the article number 2. CCI OK's FB Jio platform deal. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक और रिलायंस जियो की डील को अप्रूव कर दिया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से वॉच लिस्ट में थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस में. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद से फेसबुक और रिलायंस जियो के लिए थोड़ा सा रिलैक्स सिचुएशन जनरेट हुई, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी इस समय इंडिया के नए एफडीआई नॉर्म्स के तहत अपने जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनसे कंसल्ट कर रही थी कि ऐसा ना हो कि फेसबुक की डील जो है वो चाइनीज़ एफडीआई के क्लॉज में आकर के उसको स्ट्रक आउट कर दिया जाए. बट फिलहाल के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से फेसबुक और रिलायंस जियो की इस डील को, जो कि 43,574 करोड़ में हुई थी, इसको अप्रूव कर दिया है. और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डील है जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक की, ये अभी तक की इंडिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ा एफडीआई है. इवन it is the largest investment for minority stake by any technology company anywhere in the world. That is why competition commission of India was eagerly reviewing this deal कि कहीं ऐसा ना हो कि रिलायंस जियो और जियो फेसबुक मिल करके एक मोनोपोली सिचुएशन मार्केट में जनरेट कर दें या ऐसी माल प्रैक्टिस जनरेट करना जिससे कि जो कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है मार्केट में, वो ख़राब हो और इंडिया की जो मार्केट है, जो स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन मार्केट और हमारी ई कॉमर्स मार्केट है, वो मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाए. जैसा कि हम सभी जानते हैं जियो प्लेटफॉर्म हाउसेस RIL's टेलीकॉम बिजनेस अंडर रिलायंस जियो इन्फोकॉम, द लार्जेस्ट इन द कंट्री विद नियरली 400 million सब्सक्राइबर बिसाइड देयर अदर डिजिटल प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर हम इंटेंसिटी देखना चाहें कि इस डील की इंटेंसिटी क्या है, तो इसको हम इस डेटा से देख सकते हैं. नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 550 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में. द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज 600 मिलियन. और जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स और इंटरनेट यूज़र्स, दे आर ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक. यू कैन ईजिली सी व्हाट्सएप यूज़र इज़ 400 मिलियंस. अगर स्मार्टफोन यूज़र्स हमारे 450 मिलियन है तो 450 में 400 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में. जियो यूज़र्स इस 450 मिलियन यूज़र्स में 388 मिलियन यूज़र्स अकेले जियो के पास हैं, जिनके पास जियो का सिम है. दे आर यूजिंग द जियो फैसिलिटी, जियो इंटरनेट और जियो टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विसेज. फेसबुक यूज़र भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 328 फेसबुक यूज़र्स हैं. मतलब 450 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स में 328 मिलियन यूज़र्स फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस पर या वो फेसबुक पर हैं. तो आप देख सकते हैं कि टोटल में कितना लार्ज सेगमेंट कैटर करता है, कितना लार्ज मार्केट कैटर करते हैं दोनों ही कंपनी, जियो भी और फेसबुक भी. इंडिया में 450 स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जिसमें 400 अपने मोबाइल फ़ोन्स पे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं. 388 के पास जियो का सिम है. तो इफ़ यू कैन इमेजिन कि अगर FB और जियो प्लेटफॉर्म आपस में हैंड्स ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, FB मैसेंजर, जियो चैट, ये सब कोलैबोरेट हो जाएंगे. इनके सब्सक्राइबर आपस में एक हो जाएंगे, इनकी सर्विसेज इंटरचेंजेबली यूज़ होंगी. डिजिटल पेमेंट में आप देख लीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक लिब्रा एंड जियो मनी, ये तीनों ही कंपनी, ये तीनों ही पेमेंट मोड ही भी कोलैबोरेट हो जाएंगे. बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस क्रिएट होगा. ई कॉमर्स में आप देख सकते हैं. हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, फेसबुक लिब्रा, ये आप याद रखेंगे. फेसबुक लिब्रा क्या है, हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सके. लिब्रा जो है वो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है.
अगर हम अब ई कॉमर्स के फील्ड में देखें तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, फेसबुक फॉर मार्केट प्लेस, एजियो एंड जियो मार्ट, ये सब कंबाइंड हो जाएंगे क्योंकि ये साथ दोनों ही कंपनी आइदर बिलोंग्स टू एफबी और जियो प्लेटफॉर्म। इंटरटेनमेंट फील्ड में अगर हम देखें तो जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, ये सब कोलैबोरेट करेंगे। AR VR के केसेस में देखें फेसबुक, ऑक्यूलस, जियो, होलो बोर्ड, ये सब भी कोलैबोरेट करेंगे। अदर एरियाज जहाँ पर कोलैबोरेशन हो सकता है जियो फाइबर, जियो फोन, फेसबुक पोर्टल। तो इतने सारे बिजनेस अब आपस में कोलैबोरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर सब्सक्राइबर बेस, इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ देयर पोर्टल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरफेस, इन टर्म्स ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, सब डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, हर जगह कोलैबोरेशन। तो नाउ यू कैन इमेजिन द intensity of this deal between Facebook and Jio. That is why this deal was under the surveillance of CCI. But eventually, CCI has given the permission for this deal and given the positive flag for this deal between Facebook and Reliance Jio. So in future, you are going to see the disruption into all these in e-commerce or IT-based industry. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, नो नो टू पतंजलि प्रोडक्ट्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट आयुष। अ डे बिफोर पतंजलि ने एक कोरोनिल नाम से एक मेडिसिन लॉन्च करी थी, एक ड्रग लॉन्च करी थी और उसको कोरोना या कोविड-19 का ट्रीटमेंट क्लेम किया था, जिसके बाद आयुष मिनिस्ट्री तुरंत एक्टिव हो गई थी और उसने पतंजलि से डेटा मांगा था क्लिनिकल ट्रायल का कि आप क्लिनिकल ट्रायल का डेटा दीजिए। विदाउट द परमिशन ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज, हाउ यू कैन क्लेम दैट योर कोरोनिल इज द पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 ड्रग। और जब जो डेटा प्रोड्यूस किया गया पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से, उस डेटा को देखते हुए आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि की जो प्रोडक्ट्स है दैट इज़ कोरोनिल, उसको अप्रूवल नहीं दिया है एज अ कोविड-19 ट्रीटमेंट, क्योंकि एज पर द डेटा गिवन बाय द पतंजलि प्रोडक्ट्स all the clinical trials were incomplete, the sample size were relatively small, and the methodology which is used to do the clinical trial was not robust enough. तो इन सारे रीजंस की वजह से आयुष मिनिस्ट्री ने जो पतंजलि का जो लॉन्च ड्रग थी दैट इज़ कोरोनिल, उसको अप्रूवल नहीं दिया। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे इस केस में, कोरोनिल के जो क्लिनिकल ट्रायल के केस में, उन्होंने भी बोला है कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रायल इज स्टिल गोइंग ऑन। और जो दवा का इंटरवेंशन था, जो मेडिसिन यूज़ करी गई, ड्रग का जो इंटरवेंशन किया गया, वो सिर्फ 100 पीपल पर किया गया, दैट इज़ द सैम्पल साइज और रिलेटिवली वेरी लो। तो इसको देखते हुए इवन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो कि डॉक्टर गणपत देवपुरा हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स जयपुर, उन्होंने भी कहा है कि इस क्लिनिकल ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट्स आए हैं दैट ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, बट सर्टनली रिजल्ट्स आर नॉट इंडिकेटिंग दैट दिस कोरोनिल इज अ सर्टन क्योर फॉर कोविड-19 और कोविड डिजीज़। तो इस सारे डेटा के बाद में आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि के प्रोडक्ट को, पतंजलि की ड्रग को क्लियरेंस नहीं दी है, अप्रूवल नहीं दिया है। तो इस न्यूज़ से आप यह समझ सकते हैं कोई भी ड्रग जब मार्केट में लॉन्च होती है, कोई भी ड्रग हो, इवन छोटी से छोटी ड्रग, उसका प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होता है, अप्रूवल होता है, बहुत लंबे समय तक उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, इसके बाद वो ड्रग मार्केट में आती है। दैट इज़ वाई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो उस पर हायर प्राइस कोट करती हैं इन ऑर्डर टू मीट आउट ऑल द प्रीवियस एक्सपेंसेस दैट दे हैव इनकर्ड ऑन क्लिनिकल ट्रायल फेज और R&D फेज। और इसीलिए कोविड-19 की कोई वैक्सीन या कोई ड्रग आने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो अभी वर्ल्ड में बहुत जगह चल रहे हैं। और जब तक कि उनसे प्रॉपरली रोबस्ट डेटा नहीं आता, रोबस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, तब तक कि उनको लॉन्च नहीं किया जाएगा या उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा बाय डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ दैट कंट्री। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4, ऑटो मेकर्स टी टूवर्ड्स रूरल मार्केट टू रीप मोर। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इवन कोविड-19 की सिचुएशन से पहले भी इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में या रिसेशनरी कंडीशन को फेस कर रहा था। और उसका एक रीज़न ये बताया जा रहा था कि जो अर्बन मार्केट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैचुरेट हो चुकी है। नाउ अब जितनी भी ऑटोमोबाइल स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनको रूरल डिमांड की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स इकोनॉमी से थोड़ा सा एक्विटेंट रहते हैं, उनको पता होगा कि इस कोविड-19 से पहले भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत रिसेशनरी कंडीशंस थी, रिसेशनरी विंड ब्लो हो रही थी। कोविड-19 ने उसको और बढ़ा दिया, उस रिसेशनरी कंडीशंस को, और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। तो जब इकोनॉमिक
इंड्यूस जो कोरोना इंड्यूस इकोनॉमिक लॉकडाउन था, उसके बाद जब इकोनॉमी रीओपन हुई, जिसके साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर व्हीकल्स और अदर ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो भी रीओपन हुआ। अब जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हुंडई मोटर्स हो, महिंद्रा हो, हीरो मोटर कॉर्प्स हो, और जितने भी अदर ऑटोमेकर्स कंपनीज हैं, नाउ दे आर टर्निंग अप देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देयर सेलिंग स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स द रूरल मार्केट, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि ऑलरेडी इवन कोविड-19 से पहले भी उनकी अर्बन मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी थी। दे ऑल वर इन द स्लो डाउन कंडीशन इवन बिफोर द कोविड-19। और इस कोविड-19 के बाद जहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, दे डोंट हैव मनी टू एक्चुअली इन्वेस्ट और बाई। दैट इज़ वाई नाउ all mobile makers और automobile companies are moving towards the rural market। अब जैसा कि जो जितने भी इंडिकेशंस आए हैं, प्रेडिक्शंस आए हैं, उन सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में रूरल जो इकोनॉमी है वो अर्बन इकोनॉमी के कंपैरिजन में जल्दी रिवाइव करेगी इंडिया में। और जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे रूरल इकोनॉमी का रिवाइवल, फास्टेस्ट रिकवरी, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं कि कोविड-19 के बहुत ही कम केसेस हैं विलेज में, फ्यूअर केसेस ऑफ कोविड-19 इन विलेजेस, मीन्स अभी भी इंडियन विलेजेस आर स्टिल अवे फ्रॉम द कम्युनिटी बेस्ड इन्फेक्शन इन कोरोना। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिवर्स माइग्रेशन की वजह से, रिवर्स लेबर माइग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट ने रूरल जो स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हों, उन पर स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ा दी है, उनका बजट एलोकेशन ज़्यादा कर दिया है। रवि जो हार्वेस्ट हुआ है, रवि क्रॉप जो हुई है, उस बम्पर रवि हार्वेस्ट हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्मल मानसून होगा, और जिस नॉर्मल मानसून की वजह से आगे आने वाली जो खरीफ क्रॉप है वो भी बम्पर ही प्रेडिक्ट करी जा रही है, बहुत अच्छी हार्वेस्ट प्रेडिक्ट करी जा रही है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो उसमें रूरल पार्ट जो है, रूरल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी विल रिकवर फास्टर देन द अर्बन, एंड रूरल इकोनॉमी और द रूरल section will provide cushion to the whole Indian economy. That is why now all the automobile makers are seeing the rural economy for their revival. अगर हम पिछले डेटा की बात करें, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो महिंद्रा हो, इन सब के केसेस में जो सेलिंग का वॉल्यूम है, सेल वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम है, वो रूरल सेगमेंट में इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। जैसा कि मारुति सुजुकी ने 40% का इंक्रीज देखा है पास्ट 1 मंथ में इन केस ऑफ रूरल सेलिंग। हुंडई ने भी 17% का इंक्रीमेंट देखा है इन केस ऑफ रूरल मार्केट। और इसी तरह अदर ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भी अगर हम सेक्टर या कंपनीज का हम डेटा देखें तो उन्होंने भी अपनी रूरल मार्केट के सेल में हाइक देखा है। तो अब कंपनीज जो हैं वो रूरल मार्केट की तरफ मूव कर रही हैं। ऑटो मेकर्स रिटेल 60,000 पैसेंजर व्हीकल्स इन द लोकल मार्केट लास्ट मंथ। जैसे ही मई में ऑटोमोबाइल सेक्टर रिज्यूम हुआ, तो अभी तक अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें, कितना वॉल्यूम सेल हुआ है, तो 60,000 वॉल्यूम पैसेंजर कार जो है वो अभी सेल हुई हैं लास्ट मंथ में, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1/4 हैं। पिछले साल सेम मंथ यानी मई में इससे 4 गुना ज़्यादा सेलिंग हुई थी। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स जो हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 75 से 85% तक का जो प्री कोविड-19 सिचुएशन थी, रिटेल डिमांड थी, वो अचीव हो जाएगी जून तक, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और इसके लिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं वो रूरल इकोनॉमी की तरफ अब मूव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इसमें रिकवरी जल्दी देखने को मिले। देयरफॉर इन ऑर्डर टू पिक अप देयर डिमांड सून, ऑल द कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स रूरल डिमांड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5, वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू गेन इफ गवर्नमेंट स्लैशेस लाइसेंस फी ₹2 कल द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, आप याद रखेंगे द डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की। कल डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है। उस प्रपोजल में गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्लैश द लाइसेंस फी ऑन वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू अ टोकन रूपी, दैट इज ₹1 पर सर्किल। याद रखेंगे वायर्ड ब्रॉडबैंड, वायरलेस नहीं, वायर्ड ब्रॉडबैंड की जो टोकन फी है उसको ₹1 करने जा रही है पर सर्किल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन।
और कल ये जो प्रपोजल है ये अप्रूव कर दिया गया है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के थ्रू। अब ये फाइनल प्रपोजल कैबिनेट को सेंड कर दिया गया और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में कैबिनेट से इससे अप्रूवल मिल जाएगा। सो इफ़ द कैबिनेट अप्रूवल इज़ ग्रांटेड, then this move would cut home broadband cost and drive operators such as Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea, state-run Bharat Sanchar Nigam Limited to aggressively expand their network and boost broadband availability। क्यों गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही? गवर्नमेंट ये डिसीजन इसलिए ले रही, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया में नूक्स एंड कॉर्नर्स तक ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी या सर्विसेज पहुंचाई जाए। तो अगर ये फ़ीस डिक्रीज़ हो जाएगी तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स कंपनीज़ हैं, चाहे वो जियो हों, चाहे वो स्टेट ओन्ड रन कंपनीज़ हों, दे विल ऑल एक्सपेंड एग्रेसिवली और अपने नेटवर्क को एग्रेसिवली एक्सपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। 1 रुपये जब उनको फ़ीस देनी तो जो उनका जो मनी सेव होगा, जो लाइसेंस फ़ी बचेगी, उसको वो अपने एक्सपेंशन में यूज़ करेंगे, जिससे कि इंडिया में हर नूक्स एंड कॉर्नर में ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फ़ायदा? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हर इंडिविजुअल के हाथ में मोबाइल हो या इंटरनेट कनेक्शन हो उसके घर पे? ऐसा क्यों? इससे ये होगा, गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स जो टारगेटेड बेनिफिशियरी स्कीम है उसको लॉन्च करने में फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोडक्ट सेलिंग में, बाइंग में जो फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इस स्कीम का जो टारगेट बेनिफिशियरी डिलीवरी होती है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी उस तक डिलीवर होगा, आधार को यूज़ करते हुए बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक जो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ेगा। हर डोर स्टेप पे बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। ई कॉमर्स जो मार्केट है वो एक्सपेंड करेगा। जब सबके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो जो हमारी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनको भी ज़्यादा मार्केट मिलेगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, डिमांड सप्लाई बढ़ेगी। अगर आप देखें तो हर इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, इंटरटेनमेंट से लेकर सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, हर तरह के एरियाज़ में गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोगों तक ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जाए। और अभी अगर हम करंट डेटा की बात करें तो एज़ पर द ट्राई देयर आर 19 मिलियन यूजर्स ऑफ वायर्ड ब्रॉडबैंड। वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट, ये याद रखेंगे। वायर्ड ब्रॉडबैंड मतलब जो तार को यूज़ करता हो, जो ब्रॉडबैंड लगता है सबके घर में, लैन वैन यूज़ होता है वो, तो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो 90 मिलियन हैं इंडिया में। और अगर 1 रुपये की फ़ीस ओके हो जाती है, कैबिनेट अप्रूव कर देती है इस प्रपोजल को, तो ये नंबर इमेंसली बढ़ जाएगा ब्रॉडबैंड यूज़र्स का। अगर हम कस्टमर की बात करें, कस्टमर बेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वायर जो ब्रॉडबैंड है, वायर्ड ब्रॉडबैंड, उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर BSNL के पास है। 8.23 मिलियन कस्टमर BSNL के पास हैं, फॉलोड बाय भारती एयरटेल एंड देन रिलायंस जियो। ये जो नंबर है ये वायर्ड ब्रॉडबैंड का है स्टूडेंट, ये याद रखेंगे, वायरलेस की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन यूज़र की, तो इन कंट्रास्ट विद 1 बिलियन प्लस यूज़र्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वायर्ड ब्रॉडबैंड यूज़र्स एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज़र्स। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस फ़ी को डिक्रीज़ करती है तो इट विल हेल्प टू increase the penetration of internet into nooks and corners of the country, and that will eventually impact the economic growth and economic activities in the country and may leads to the development and increase in the standard of living। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6। गूगल इज इन टॉक्स टू लॉन्च SME lending on पे प्लेटफॉर्म। अब गूगल बहुत सारे जो बैंक लेंडर्स हैं, जो बैंक पार्टनर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट और इन ऑर्डर टू रोल आउट द क्रेडिट फीचर फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। गूगल अपने गूगल पे ऐप के थ्रू जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी का फीचर देने जा रहा है, जिसके तहत जो गूगल है वो डिफरेंट बैंक पार्टनर्स को सर्च कर रहा है, डिफरेंट लेंडर्स को सर्च कर रहा है, जो गूगल को इस फीचर को इन्हांस करने में, इस फीचर को लॉन्च करने में हेल्प करें। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें टॉप इंडियन लैंडर, जो टॉप बैंक्स हैं, उनसे पार्टनरशिप करेगा गूगल। और गूगल पे पे ये फैसिलिटी इस ईयर के एंड तक आ सकती है, जिससे कि जो 3 मिलियन वेरीफाइड मर्चेंट हैं गूगल पे पर, वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे और डायरेक्टली बेनिफिट उनको मिलेगा, जिससे कि वो गूगल पे ऐप की इस क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अभी गूगल पर 3 मिलियन वेरीफाइड मर्चेंट अवेलेबल हैं,
जो कि डायरेक्टली गूगल के इस डिसीजन से, इस फीचर से बेनिफिट होंगे. द न्यू फीचर विल बी among the slew of ongoing and upcoming initiative that it has planned in order to gain market share in India's rapidly digitizing SME segment amid the COVID-19 pandemic. हालांकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ. इट इज़ अ वेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन. पहले तो जो लेंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको सर्च करना, कितने पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से लेंडिंग करी जाएगी, किस तरह से क्रेडिट फैसिलिटी इन्हांस करी जाएगी, दी जाएगी, क्या कौन सा फीचर डाला जाएगा. टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भी अभी बहुत सारे डिसीजंस होने हैं. किन किन लोगों को आप लोन देंगे, ये प्री अप्रूवल बेसिस जो होगा, जो कौन कौन से ऐसे मर्चेंट होंगे, वेरीफाइड मर्चेंट, जो कि लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी गूगल पे से अवेल कर पाएंगे. डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया एंड देयर विल बी सम क्राइटेरिया फॉर दिस. सभी को लोन नहीं मिल जाएगा, अदरवाइज गूगल तो फिर बैंकरप्ट हो जाएगी. क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए, जो मर्चेंट है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए ही उनको क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करी जाएगी. तो बट जो इन सब का जो ओनर्स है, जो सारा काम है फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, अंडर राइटिंग, कलेक्शन, ये सारा जो काम होगा, बेसिकली कहा जा रहा है ये जो पार्टनर लेंडर्स होंगे, जो पार्टनर बैंक्स होंगे, जो गूगल के साथ पार्टनर करेंगे, उनके रेल्म में आएगा, उनका ओनस होगा. ओनस मीन्स जिम्मेदारी. ओनस स्टैंड्स फॉर जिम्मेदारी. तो आप यहाँ याद रखेंगे ONUS. ओनस होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर गूगल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू एक्सटेंडिंग द क्रेडिट फीचर फॉर गूगल पे. और बाकी जो फाइनेंस रिलेटेड काम है कि प्री अप्रूवल बेसिस क्या होगा, अंडर राइटिंग जो होगी, कलेक्शन, रिकवरी, ये सारा जो बैंक पार्टनर्स होंगे, बैंक लेंडर्स होंगे, जो पार्टनर लेंडर्स होंगे गूगल के, वो ये सब का क्राइटेरिया सेट करेंगे. और अगर ये फैसिलिटी सक्सेसफुल रही है, गूगल का क्रेडिट फीचर सक्सेसफुल रहा, देन गूगल पे कैन ऑल्सो सीक टू अट्रैक्ट द लार्जर मर्चेंट और लार्जर बिजनेस पर्सन. अगर ये सक्सेसफुल रहा स्मॉल और मीडियम के लिए, देन गूगल जो है वो लार्जर मर्चेंट्स के पास भी इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सकता है. गूगल जो है अभी रिसेंटली एज अ लीडर है UPI ट्रांजैक्शन में. और अगर डेटा की बात करें तो 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन इन द मंथ्स ऑफ मे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो डिजिटल पेमेंट हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया. सिर्फ गूगल के ही केस में नहीं, इवन बैंकिंग के केस में भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के केसेस में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंक्रीमेंट देखा गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक. 500 मिलियन प्रोसेस ट्रांजैक्शन केवल मई के महीने में हुए हैं. तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए गूगल इज़ नाउ गोइंग टू टैप द फीचर्स और द अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, स्पेशली SME सेक्टर. बट इस पर अभी फाइनल डिसीजन आने में, फाइनल पॉस्चर आने में टाइम है, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज एट विच गूगल इज़ अंडर डिस्कशन विद ऑल पोटेंशियल बैंकिंग पार्टनर्स. आज की न्यूज़ में स्टूडेंट्स इतना ही. If you like, please share and subscribe. Thank you.